सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। माशी मैदान से आजकल हम देख रहे हैं कि गुड न्यूज़ आ रही है, खासतौर पे स्टॉक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बुलंदियां छू रहा है। महंगाई की शरह में भी एक तवील अरसे बाद कमी आई है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि महंगाई से गरीब आदमी बराह रास्त मुतासर होता है, महंगाई कम होती है और अब हो भी रही है। उन्होंने कहा कि हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, लेकिन इस तमाम सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि IMF जो है उससे कुछ तसल्ली बख्श मामलात नज़र नहीं आ रहे। IMF ही कह रहा है कि वो उसको इत्मीनान नहीं है, तसल्ली बख्श रिपोर्ट नहीं है उसके पास, चूँकि हमने अब सिक्योर करनी है अब $1.1 बिलियन की दूसरी किस्त। इससे पहले हम देख रहे हैं कि IMF ने 39 सख्त शराइत सामने रख दी हैं, जिनके तहत हम देख रहे हैं विफाक गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट जारी करने का पाबंद होगा। हुकूमत मरकज़ी बैंक से कोई कर्ज नहीं ले सकेगी। FBR को भी रवा माली साल 12,913 अरब रुपये का टैक्स हदफ हासिल करना होगा। इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो आपने टैक्स एमनेस्टीज़ एंड जो छूट दी हुई एग्जेम्पशंस, इसको ख़त्म करना होगा। इसके साथ साथ जो आपके सिविलियंस सर्वेंट्स हैं उनके और उनकी फैमिलीज़ के जो एसेट्स हैं वो सामने लाने होंगे, असासे ज़ाहिर करने होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये कह रहे हैं कि फ़ंड प्रोग्राम के नफाज में कुछ रुकावटें हैं, लेकिन हम इस हवाले से पुरज़म हैं और हमने इसके लिए अब हैं गाइडलाइंस, उनको लेना होगा। अब ये जो सवाल हमारे सामने है कि $1.1 बिलियन की ये जो किस्त की मंजूरी है, ये कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त विफाक के लिए, और क्या विफाक करप्शन से मुतालिक फ्री एंड फेयर रिपोर्ट जारी कर सकेगा, ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। एहतशामुल हक साहब हैं, डॉक्टर दानिश है, ज़ाहिर शाह शिराजी हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हैं हमारे साथ आज पैनल पर। तमाम का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं आप इसको? बहुत शुक्रिया आपका। $7 अरब की बेल आउट पैकेज जो है वह अप्रूव्ड हासिल करने के लिए $1.1 अरब की पहली किस्त के लिए जो शराइत हैं उनमें से चंद बातें तो आपने बता दी हैं, लेकिन देखिए IMF की जो शराइत है उसे सख्त कहना मेरा ख्याल है ये गलत होगा। हाँ, एक लिहाज से सख्त है कि अगर ये जो सियासी हुकूमतें हैं ये अवाम के मसाइल हल करने के लिए अगर आगे बढ़ेंगी तो ये शराइत सख्त नहीं है। ये शराइत उस वक्त सख्त होती हैं जब ये कुर्बानी नहीं देते हैं या शराफिया कुर्बानी नहीं देते हैं जिसकी बुनियाद पर जो आम पाकिस्तान का शहरी है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उस पर लोड आता है, मज़ीद लोड आता है, सरकारी मुलाजिमीन के जो लोग हैं उन पर लोड आता है और आम पाकिस्तानियों पे लोड आता है। जो अशराफिया है उस पर सियासी जमातें लोड नहीं डालती हैं। अगर वो डाल दें, जो कि सही चीज़ है और IMF कहता है, जैसे मसलन अब वो कह रहा है कि टैक्स की इस्लाहात यानी ज़राए आमदनी पे टैक्स लगाएं। अब देखें आप, सिर्फ पंजाब के अंदर एक बातचीत हुई है, लेकिन क्या उस पर ज़रा पे ज़राअत की इनकम पे टैक्स लगता है? इसी तरह उसने कहा है कि रेवेन्यू की वसूली में इजाफा करें, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। सेल्स टैक्स पर आप जो हैं वो टैक्स लगाएं और उस पर आप नहीं लगा रहे हैं। तवानाई के नरखों में इजाफा करें, मजबूरन वो करना पड़ रहा है। जब आप नहीं लगाएंगे टैक्स तो वो तो अपने पैसों को सेव करेगा ना। इसी तरह बैरूनी माली मावनत जो है उसको इस्टेब्लिश करें। अफरात ज़र पर काबू पाने के लिए सख्त पॉलिसियाँ बनाएं, जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो नाकाम नजर आती है। अभी देखें IMF की 5 में से 3 शराइत पूरी नहीं कर सकी हुकूमत, और क्यों नहीं कर सकी? यही वजूहत थी कि ये जो हुकूमत है, ये जो इत्तेहादी हुकूमत है और इसमें बैठे हुए पार्लियामेंट में और हुकूमत में जो लोग हैं, इन्हीं से तो टैक्स लेना है और ये टैक्स देने को तैयार नहीं है। मसलन अभी मैंने पहले भी जिक्र किया था कि माली साल 2024-2025 में 190 अरब रुपए की कमी देखने को आई है, और जबकि इनका जो तखमीना था वो 3.632 ट्रिलियन रुपए थे और इन्होंने हासिल किया 3.440 ट्रिलियन। अच्छा, सूबे की कैश की हालात देख लें, जिनमें सबसे ज़्यादा पंजाब है जो 51.7209 NFC के तहत ले जाता है, लेकिन देने में कुछ भी नहीं है। ना ज़राअत पे टैक्स करता है, ना प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाता है। सारा मरकज़ का
7% हड़प कर जाता है। अभी 160 से ज़्यादा बिलियन जो आपके रुपए की कमी जो है वो आपने देखा है कि जी इसमें कैश की सूरत में आई। जो इनका दूसरा टारगेट था, महसूलात की वसूली का हदफ भी पूरा नहीं किया, और सूबे में जो नकद कैश की वसूली थी वो भी पूरा नहीं किया। तवानाई के शोबे की इस्लाहात में नाकामी नजर आ रही है, जिसमें सर्कुलर डेट में कम करना, कीमत की वसूली को बेहतर करना। अब मुख्तसर सा मैं ये बोलना जरूर चाहूंगा कि IMF आपकी दुश्मन नजर नहीं आती है। IMF कहती है कि जी आपकी मुआशी हालत बेहतर नजर आए, वो अलग छोड़ दे जो इंटरनेशनल एजेंडा में, उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो ये कहती है कि आपसे हम उनसे पैसा ले रहे हैं, $7 बिलियन पैकेज है आपका, तो वो $7 बिलियन पे 1.1 हम आपको देंगे, लेकिन खुदारा आप हमें देंगे कहां से? आप नहीं दे पा रहे हैं, आपकी 5 में से 3 आपकी शॉर्ट है, मजीद आप मांग रहे हैं। अच्छा, जिन चीजों पे आप हमसे राय लें, हम आपको कहते हैं कि आप टैक्स नेट बनाएं, आप बनाते नहीं है। आप डॉक्यूमेंटेशन करें, आप करते नहीं है। आप ज़राअत की आमदनी पर आप जो है वो टैक्स लगाएं, लगाते नहीं है। आप अशराफिया पे टैक्स लगाएं, आप लगाते नहीं है। आप सेल्स टैक्स पे टैक्स लगाएं, आप बढ़ाते नहीं है। आप प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाएं, आप बढ़ाते नहीं है। ट्रेडिंग और सर्विसेज सेक्टर पे टैक्स लगाएं, बढ़ाते नहीं है। और जब तवानाई में चोरी हो रही है और आप उस चोरी को पकड़ नहीं पा रहे हैं और तवानाई का इजाफा हो रहा है, मसलन जो पैसे सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, तो फिर जाहिर है वो कहेंगे ना कि आप नर्ख पूरे करें और हमें पैसा दें। ये अभी एहतशाम साहब, जो IMF स्टाफ का जो विजिट था अचानक, वो भी यही कहा जा रहा है कि जी आपका जो सूबे थे और आपका जो FBR था वो डेडलाइन मीट नहीं कर पाया था, उनकी कारकर्दगी से नाखुश थे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर एसोसिएशन, यहाँ से एक प्रेस रिलीज हुई है, उन्होंने प्रेस बयान जारी किया है। वो ये कह रहे हैं कि जो टैक्स की जो कमी है उसका जिम्मेदार हुकूमत है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं तैनातियों से, तो FBR के कई जो बड़े पैमाने के हम देख रहे हैं, बड़े पैमाने पर बैठे अफसरान हैं, वो नाखुश हैं। वो कह रहे हैं हमें काम नहीं फ्रीली किया जाने दिया जा रहा। देखिए, हम ना कुछ चीज़ें तो दानिश हमें बता चुके हैं, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो भी आपने FBR से शुरू किया, देखें ना जो इरिटेंट बन रहा है, 356 अरब रुपये का ये शॉर्टफॉल है। ये पहले 5 महीने का, 1 महीने का हुकूमत ने पूरा किया था, बाकी हर महीने में कमी आती रही है। तो ये एक बड़ा इरिटेंट है, वन ऑफ द मेजर इरिटेंट्स। दूसरा ये है कि हुकूमत ने 280 अरब रुपये के सेल टैक्स के रिफ़ंड एक्सपोर्टर के रोके हुए हैं, वो नहीं दे रहे। अगर ये ना दें, अपना ये भी आप शामिल कर रहे हैं, तो ये आप शॉर्टफॉल जो है ना तकरीबन 500 अरब से ज़्यादा का हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, इस पर तो आप जब आपने 13 ट्रिलियन रुपीज़ का आपने रेवेन्यू रखा है, तो वो बार बार आपसे पूछेंगे कि भी आप अपने अहदाफ कैसे पूरेंगे, तो ये इस पर यकीन दहानी कराई गई है। लेकिन असल बात यह है कि हमने जो $7 बिलियन का ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का एक बेंचमार्क तय किए गए थे, जिसका आपने जिक्र किया 39 पॉइंट्स का, उसमें बहुत सारे ज़्यादातर पूरे हो चुके हैं और पूरे हो भी रहे हैं। अब असल बात है, ये 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ जिसमें अभी इशू बन रहा है ना, उसमें बड़ा इशू बन रहा है। वो ये है कि ये $2 बिलियन की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप था ना, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसके लिए एश्योरेंसेस दे दिए हैं, क्या कहते हैं, सऊदी अरब ने और बाकी लोगों ने, रोवल के साथ साथ। एक और इशू इसके साथ आ रहा है कि $100 मिलियन का हर माह हम डेफर्ड पेमेंट में सऊदी अरब से तेल ले रहे हैं। इसका वो कह रहे हैं कि जी आप बताएं कि आप इसको कैसे वापस करेंगे। तो बुनियादी तौर पे तो ये उनको यकीन तो है, जिस दानिश बता रहे हैं कि वो इस पर कोई बड़ा स्टैंड नहीं ले रहे। उसकी वजह यह है कि बड़ा ठोक फलक के आमना उन्होंने ये सारा का सारा ये पूरा किया था। इसमें सारी शराइत उन्हें जब यकीन हो गया था, तभी ये $7 बिलियन का जो पैकेज मंजूर हुआ था। तो ये दूसरी किस्त $1.1 बिलियन की जो है ना, ये होपफुली हमें मिल जाएगी। हाँ, ये है कि वो अपनी शराइत साथ साथ रखेंगे और एक सख्त रवैया रखेंगे कि ताकि स्लिपेजेस ना हो, जैसे रेवेन्यू हुआ। दूसरा बड़ा उनका जो इस पर आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जी आपने जो पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक से जो कर्जे लिए हुए हैं ना, उसकी डेट रीशेड्यूलिंग नहीं करवाएंगे आप। प्री पेमेंट के लिए आप फिर कोई ये नहीं कहेंगे कि कुछ अर्से बाद ले लें, उनको आप वक्त पे देंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो उन्होंने रखा हुआ है ना हमने, कि आपका ये 3 जिसको कहते हैं कि माह के बराबर होना चाहिए इंपोर्ट के, कि इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। ये इसको $12 बिलियन हमारे रिजर्व इसके हैं। $5 बिलियन लोगों के शामिल कर लें तो ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वक्त हमारे पास ये क्वेश्चन 2.5 माह का है।
3 माह का नहीं है, वो कहते 3 माह का पूरा करें ताकि ये जो शर्त है आपकी पूरी हो। फिर ये है कि ये 685 अरब रुपया जो हेल्थ और तालीम पे खर्च करने का हुकूमत ने वादा किया था, आमना ये खर्च नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा, इसको आप खर्च करें, जब तक आप नहीं करेंगे इससे चीज़ें ठीक नहीं होंगी, लिहाजा ये आपको करना पड़ेगा। तो ये तो एक ये आ गया। और आखिर में एक चीज़ जिस पर मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा बात हो रही है ना, जिस दानिश ने भी बात की है, वो ये है कि ये जो वादा किया गया था कि जी जनवरी से हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वसूल करना शुरू कर देंगे, कि उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं हो रहा। जिस तरीके से चारों सूबाई असम्बलियों से करारदाद मंजूर हो के इस पे जिसको कहते हैं उन्होंने लेजिस्लेशन करनी थी और वो नहीं कर रहे, क्योंकि IMF इनको कह रहे हैं कि अगर ये आप नहीं करते, बार बार आप कहते हैं कि ये सूबाई सब्जेक्ट है, तो वाई डोंट यू मेक इट अ फेडरल सब्जेक्ट, यहाँ पे बना के भेज दें उनको ताकि इस पर अमल दरामद करें। आखिरी बात आमना जो इम्पोर्टेंट है जिसमें सियासी शराइत की बात हो रही है ना, देखिए इस वक्त अमेरिका के IMF के अंदर एग्जैक्टली 8,81,000 शेयर्स हैं जिसको वो इस्तेमाल करता है स्क्रू करने के लिए जब जब चाहते हैं शराइत बनवानी होती है। इससे पहले आपने देखा कि अमेरिका ने शर्त रखवाई थी जो हमने पूरी की, वो ये थी कि जी जो IMF से आप कर्जा लेंगे वो चाइनीज़ कंपनियों को रीपेमेंट नहीं करेंगे, पेमेंट उनको नहीं देंगे, वो नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि हमने ये जो इन्होंने BRI और CPEC के मामले ना, ये सियासी शराइत में आ गए, इनडायरेक्टली वो इनके ज़रिए काम ले रहे होते हैं। अब कहा जा रहा है कि जो खबरें आ रही है जो परेशान कुन है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद बड़ा सख्त रवैया रखा जाएगा, वर्ल्ड बैंक IMF को कहा जाएगा कि जी सीधा सीधा जो आपको हम देंगे ना टाइम फ्रेम और सब्जेक्ट के, जिस तरह आपने डील करना है हमारे जैसे मुल्कों से, आप ऐसे करेंगे। इसलिए सारी दुनिया परेशान है। चाइना के साथ, मैक्सिको, कनाडा के साथ जो होना है, हमारे छोटे मुल्कों के साथ बड़े मामला खराब हो जाएंगे। जी ठीक है शाह साहब, एक और चीज़ भी है इस पे जो हम देख रहे हैं अपोजिशन की जानिब से वो कंसर्न्स उठ रहे हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ये कह रहे हैं कि मीडिया को इस हवाले से इन कैमरा जब ब्रीफिंग हो रही थी उन पे दरवाजे क्यों बंद कर दिए गए, जो कुछ भी हो रहा है वो सामने रखा जाए, जो मामला भी चल रहे हैं। चूँकि वजारत ख़जाना ने भी खुद इस बात का इंकशाफ किया कि वो भी जो कर्ज़ की पुख्तगी से मुतालिक IMF की कुछ कंडीशंस हैं उनको पूरा करने में वो भी नाकाम है। तो ये सिचुएशन तो इज़ नॉट गुड जो हम देख रहे हैं IMF को लेकर। जी हमने देखिए, मेरे ख्याल में जो कमेटी की मीटिंग थी, मेरे ख्याल में नवीद कमर साहब चेयरमैन थे और उन्होंने शायद इसके ऊपर इत्तेफाक किया कि जो है ना मीडिया को दरख्वास्त की जाए कि वो चला जाए। चले ये तो एक अपना एक ऑब्वियसली जब मीडिया मौजूद होगा तो कंट्रोवर्सीज बढ़ेंगी, चीज़ें ज़्यादा होंगी। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान का स्पाइनलेस मीडिया है वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझते हैं, डॉक्टर साहब और एहतिशाम साहब मुझसे इत्तेफाक करेंगे, वो शायद इतना वाइब्रेंट नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि वो चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखेगा। जहाँ तक आपकी बात हुई IMF की कंडीशंस की, देखें हिकअप्स को तो माना आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कि वाकई मौजूद है। अब वो कह रहे जी हम टारगेट हासिल करेंगे, किस तरीके से टैक्सेशन करेंगे, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स करेंगे, इसके अलावा हम जो स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे और जो हमारे पास पब्लिक फाइनेंसिंग है उसको देखा जाएगा। तो अब मुझे ये बताइएगा कि 3% 3 टाइम्स आपने कहा था कि एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे, वो आप लगा सकते हैं। मतलब मेरा जो फोकस है वो ये है, दानिश साहब ने और एहतिशाम साहब ने तमाम चीज़ों को सम अप कर दिया कि हेल्थ और एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर 685 बिलियन नहीं हुए, टारगेट टैक्स अचीव नहीं किया, लेकिन क्या वाकई इम्प्लीमेंटेशन अभी भी हो सकेगा? बेशक उनको लोन मिल सकता है। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने उठाई। एक आपका जो SIFC के हवाले से उन्होंने इख्तराज उठाया कि क्या वाकई इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट आई है उसका क्या ब्रेकअप है, क्या चीज़ें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो IMF खुद डिमांड कर रहा है वो आपके सिविल सर्विस एक्ट के अंदर तब्दीली और सिविल सर्वेंट्स और उनकी जो सिबलिंग्स हैं, उनके जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके असासाजात को आप डिक्लेयर करें। और बेशक आप देखिए हमारे यहाँ जब सिविल सर्वेंट्स होते हैं तो आप देख लें एक सेक्शन ऑफिसर जब भर्ती होता है, जब रिटायर होता है तो उसके एसेट्स कितने, और मेरे ख्याल में ये गलत डिमांड नहीं है। अगर हुकूमत इम्प्लीमेंट कर सकती है, क्या कर सकेगी, वो इतनी बड़ी तादाद में जो बाबू हैं उनका मुकाबला कर सकती है। क्या वो ये डिक्लेयर करेंगे कि उनके बीवियों के, उनके बच्चों के और उनके पास जो एसेट्स जब वो सर्विस में थे क्या थे, और अब इस वक्त जब वो 22 ग्रेड में जा रहे हैं तो वो वाकई अलाउ करेंगे? मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा हुकूमत के ये तमाम चीज़ें भी। अब इसके बदले एक और चीज़ जो मेरे ख्याल में इसके दौरान हुई, जुडिशरी और आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स के हवाले से भी कहा गया कि जनाब उनके एसेट्स को भी डिक्लेयर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में देखिए IMF बार बार अगर हम कहते हैं हुकूमत हमें एक लॉलीपॉप देती है कि जनाब IMF के शर्त पे हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, IMF के ऑर्डर पे हम जो है वो कंपनीज को जो है गैस सप्लाई बंद करेंगे, बिजली के रिफॉर्म्स लेके आएंगे, लेकिन होता क्या है, मेरे ख्याल है IMF चाहती है
कि लोगों का फ़ायदा हो, और लोगों का फ़ायदा न तो इस मुल्क के अंदर बैठे हुए पार्लियामेंट के लोग कर रहे हैं, न सेनेट वाले करेंगे, और न जो पावरफुल ब्यूरोक्रेसी है। क्या आप समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी अपने आप को ओपन करेगी कि किस तरीके से जब वो इस मुल्क के अंदर सर्विसेज में आए थे उनके पास एसेट्स क्या थे, और जब वो जा रहे हैं क्या, जो 22-22 और 20-20 गाड़ियाँ एक एक सेक्रेटरी इस्तेमाल कर रहा है, उसका फ्यूल, उसकी मेंटेनेंस, क्या उसके बारे में हम IMF को बताएंगे? बड़ा मुश्किल है। देखें, टारगेट हासिल करना मुश्किल है और उसके बदले हम पे बैक क्या करेंगे? और IMF, जैसे कि एहतिशाम साहब ने कहा कि जनाब जो आपके 80% जो एसेट्स हैं वो किसके हैं, तो वो आपसे फिर कोएर्जन करके आपका CPEC रोल बैक करवाएगा, आपके मिजाज प्रोग्राम के ऊपर भी बात होगी। तो हमने ये देखना होगा। देखिए, ये आखिरी प्रोग्राम हर दफ़ा करते हैं, आपका 50% जो ये ओवरऑल जो आएगा पैसा, वो जाएगा आपके नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ये तो हर हम देखते हैं जब भी कोई हुकूमत में पार्टी होती है, आपने इसके ऊपर कट लगाना है अगर वाकई आप इसको आखिरी प्रोग्राम आप लाना चाहते हैं। ठीक है जुल्फिकार साहब, ये एक और चीज जो सबसे स्ट्रिंजेंट किस्म की गाइडलाइन है वो ये कि विफाक करप्शन से मुतालिक फ्री एंड फेयर रिपोर्ट जारी कर सके। ये आप ऐसा होता हुआ देख रहे हैं? देखें, एक आमना मुझे इजाज़त दें, एक बात जो मेरे ये भी शाह साहब कर रहे थे कि उसमें जो मीडिया को जब कह दिया गया, उठा दिया गया इन कैमरा, अगर तो जिन्होंने इतराज़ किया, गौहर अयूब साहब बैठे थे, उन्होंने इतराज़ किया, तो वो बाहर आकर बता दें कि भाई ये पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो उनका स्टांस था कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको क्या ज़रूरत, तो वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बता दें कि ये तमाम चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ये कर रही है, और ये क्योंकि आवाम के मुफाद को देखना है ना, तो ये ज़रूरी है। दूसरी बात जो करप्शन की बात की कि देखें, इसमें शायद हम एक चीज़, शायद IMF भी इससे आगा हो कि जो सालों की या डिकेड्स की जो खराबियां हैं, ये ऑजियन स्टेबल है, इसको एकदम से जो है ना, वो मेरे ख्याल हरकुलियन कोई टास्क ही होगा, कोई वो उसको हम शायद उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह वो बहुत मुश्किल है। उनको भी पता है, लेकिन वो प्रेशर बिल्कुल बढ़ाना चाहते हैं कि ये यहाँ से दाएं से बाएं ना हो। और सिंपल एक बात है, जो कर्जा देगा उसकी शराइत होंगी। हम अपने जहनों में रखते हैं कि हम गुलाम बना देते हैं, वो भाई गुलाम बना देते हैं, हम ना लें उनसे कर्जा, ये हमारी मजबूरी है कि हम कर्जा उनसे लेते हैं। और शराइत की जो बात है, जाहिर है वो कहते हैं अपने मामला ठीक करें, गवर्नेंस अपना ठीक बेहतर बनाएं, और जो आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू को जो टारगेट्स आपने रखे हैं उसको बेहतर अंदाज में अचीव करें। करप्शन की जो आपने बात की, ये कितना मुश्किल टास्क है। आज मैं वो पढ़ रहा था, ये जब हम बात कर रहे थे कि जो रेवेन्यू टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं, उनके जो ऑफिसर्स, जो IRS के, जो इनलैंड रेवेन्यू के जो सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी बड़े उसका इजहार किया और क्रिटिसाइज किया। और शायद उनको भी एक थोड़ा सारा वो मलाल है कि हमें बहुत से करते धरते लोगों को आपने बाईपास कर दिया, तकरीबन 50 या 100 के करीब ऐसे ऑफिसर्स हैं, आपने उसको साइडलाइन कर दिया। बहुतों को आपने जो है A, B, C कैटेगरी बनाई हुई है। अब बहुत से लोग उससे खुश होते हैं कि भाई देखें, इन्हीं की वजह से पहले भी नहीं थे, और करप्शन का अच्छा खासा इधर कस्टम और दूसरी जगह जा रहा था, ये तो बड़े बड़े हों इसलिए अचीव नहीं होता था। ये एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने क्रिटिसाइज के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, आपने हमें बहुत सी चीज़ों में आपने बाईपास कर दिया। तो ये एक तमाम चीज़ें, और करप्शन का तो मुझे इतना कोई आसान नहीं लगता कि आप के उसको अचीव करें और उन लोगों के खिलाफ को आप जाएं। हम जब यही इसी पर फंसे हुए हैं कि जो ऑफिसर्स हैं उनके और उनकी फैमिली के जो एसेट्स हैं उसको डिक्लेयर करने के लिए भी हम फंसे हुए हैं कि क्या करें, किस तरह करें। क्योंकि ये बात बड़ी आसान लगती है कि हम बैठ के एक बिल्कुल स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें कि जनाब वो एकदम ऐसा हो जाएगा, एकदम शायद मुश्किल है। क्योंकि कहीं ना कहीं पर कोई ऐसा बंदा आए जो तमाम इससे मुबर्रा हो और गवर्नमेंट के जो लोगों की सपोर्ट भी उसके साथ हो, और यक जंबश कलम जो है वो तमाम चीज़ों को तब्दील कर दें, बहुत मुश्किल है। जिस माशरे में हम रह रहे हैं सब इस चक्कर में होते हैं, बात तो वो करते हैं, लेकिन जब ये असेंबली मेंबर्स जो हैं सब बात करते हैं असेंबली के फ्लोर पर, ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, खासकर अपोजिशन में बैठ के। जब गवर्नमेंट में होते हैं वो सबके अपने अपने होते हैं, मजबूरियां हो जाती हैं, यार उसको छेड़ो तो इंडस्ट्रियल वो हो जाते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हो जाता है
आप फलाना सेक्टर और ब्यूरोक्रेसी और दूसरा तीसरा, तो मेरे ख्याल में शफाफियत आनी चाहिए। गवर्नमेंट को सीरियस तवज्जो इस पे देनी चाहिए। वाकई करप्शन के लिए वैसे भी एक संजीदा मामला है, क्योंकि 1.1 बिलियन डॉलर का जो मामला है उसको सिक्योर करना, उसके लिए सख्त किस्म की, और फिर उसके लिए गिवन जो एक टाइम है उसमें आपने पूरा करना है। लेट्स सी, मुश्किल में तो गवर्नमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन आगे क्या बनता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद स्टोरीज उन पर बात करेंगे। वेलकम बैक। इंटरनेशनली आपको बताएं कि क्या मामला चल रहे हैं। यूक्रेन, रूस और इजराइल गजा वॉर के नतीजे में दुनिया भर के आर्म प्रोड्यूसर्स के रेवेन्यू में बड़ा इजाफा देखने में आया है। आलमी इदारे स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया की 100 दिफाई कंपनीज पर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि जंगी हथियारों की तैयारी में रूस नेटो से आगे है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 रूसी दिफाई फर्म्स की मजमूई आमदनी में 40% इजाफा हुआ है, जबकि अमरीका और यूरोपीय दिफाई इदारों की आमदन में 2.5% और 0.2% इजाफा हुआ है। अब ये हम जो देख रहे हैं कि हथियारों की तादाद में जो इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ जो इसकी सेल्स में इजाफा है, ये बेसिकली क्या मैसेज जा रहा है और दुनिया को कितने बड़े खतरे से ये दो चार कर रहा है। एहतशाम साहब, हमने देखे, पहली तो बात मैं आपको बताऊं कि ये स्टॉकहोम रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना, इसकी रिपोर्ट्स को मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि हर दफ़ा इतनी क्रेडिबल नहीं होती। ये डिसेप्शन भी होता है और ये वेस्ट और अमेरिका के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह बाकी अदारे उनके इस्तेमाल होते हैं। वो मैं आपको मिसाल दे के बताऊँगा। देखिए, फौरी कॉन्टेक्स्ट में तो आप यूँ समझ लें कि इस तरह जिस तरीके से रूस ने अपनी इकॉनमी को वेपनाइज़ किया है, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया है। देखें ना, उन्होंने डबल कर दिया अपना डिफेंस बजट जो है ना, वो मिलिट्री स्पेंडिंग एक साल की 109 बिलियन डॉलर की कर दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया। नतीजतन जो है ना, उसका असला बेताशा जगहों पे बिका और कई जगहों पे वो एक्सपोज भी हुए। मसला आप देख लें, उनके जो टैंक इस्तेमाल करता है हिंदुस्तान, और वो जो यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल हुए, वो इतने इफेक्टिव नहीं थे। और आज हिंदुस्तान में जो उनके डिफेंस सर्कल में जो बहस होती है, वो कहते हैं कि भी हमने तो 70-80% रूस के टैंक रखे हुए हैं, ये तो लड़ाई में इतने कामयाब नहीं है जितने बाकी हो सकते हैं। तो ये कि अपनी जगह पे भी चीज़ है। दूसरी बात यह है कि ये एक तरीक़ाकार इस तरह बना दिया गया है कि जिस तरीके से इस वक्त रूस के लिए परेशानी है। देखें ना, उसका अपना असला जहाँ पे बना भी रहे हैं और भेज भी रहे हैं, दुनिया में बेच भी रहे हैं, वहाँ पे उनका अपना असला भी कई जगहों पे नाकाफ़ी भी है और शायद ठीक भी नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊँ कि अब ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यूक्रेन का और रशिया का, तो उन्हें छोटे हथियार और गोला बारूद चाहिए होता है। आप देखने कोरिया से, नॉर्थ कोरिया से भी ले रहे हैं, ईरान से भी ले रहे हैं और कुछ मुल्कों से भी ले रहे हैं। बाई द वे हमसे भी लिया उन्होंने। हमसे एक ब्रिटिश कंपनी ने एक कॉन्टैक्ट किया था जब ये लड़ाई शुरू हुई थी यूक्रेन के लिए, उन्होंने लिया असला, इनडायरेक्टली लेके चले गए। मुझे अच्छी तरह याद है कि रशियन एम्बेसडर जो पाकिस्तान में थे, उन्होंने हमारी हायर अथॉरिटी से मुलाकात की। उन्होंने कहा जी आप यूक्रेन को असला दे रहे हैं, उन्होंने कहा जी आपने लेना आप भी ले लें। तो हमने उनको भी दिया असला, यही गोला बारूद और छोटे हथियार दिए और तकरीबन 20 से 25 मिलियन डॉलर हमने कमाए भी। तो ये तो अपनी जगह पे सारी टैक्टिक्स हैं। सारी दुनिया के जो मुल्क हैं, बड़े बड़े मुल्क, वो अपनी, अब देखें ना, अमेरिका की इकॉनमी, उनमें सबसे डिफेंस परचेजेज जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अभी देख लें जिस तरीके से मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट की टाइमिंग बड़ी अजीबोगरीब है। हम हमेशा टाइमिंग की आमना बात करते हैं ना कि स्टेज पे क्यों कहा गया। देखें, अब मैं आपको बताऊं कि जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, कब्ज़ा किया था, तो उस वक्त आपको तो छोटी होंगी, याद नहीं होगा कि इतना ज़बरदस्त CNN पे प्रोपोगंडा होता था कि जी इराक के पास सद्दाम हुसैन की जो एलीट फोर्स है, रिपब्लिकन गार्ड्स कहलाती, इतनी ट्रेंड, इतनी ज़बरदस्त है कि जिस दिन बूट्स ऑन ग्राउंड अमरीकियों के हो तो तबाही फिर जाएगी। आप देखें, पहली रात में हमना कोई जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस नहीं हुई, अमेरिकन वहाँ पे पहुँच गए थे। तो ये पहले मूड बनाते हैं लोगों का, तैयार करते हैं ज़हनी तौर पे लोगों को। तो ये एक जिसको कहते हैं ब्लफ भी हो सकता है, 100% नहीं तो किसी हद तक हो सकता है। अदरवाइज़ आप देख लें कि जिस तरीके से वेस्ट और अमेरिका का असला है, वो तो अभी भी कहते हैं, इनकी रिपोर्ट देख ले स्टॉकहोम की और बाकी डिफेंस अदारे, वो कहते हैं कि कंबाइंड चाइना और रशिया की जो टेक्नोलॉजी है, उनका असला है अमेरिका का फार सुपीरियर है, सारे लोग मानते भी हैं। तो इस स्टेज पे तो ये सब कुछ किया जा रहा है कि देखें ना, रूस दबाव में है, लेकिन रूस ने दूसरी तरफ इनके लिए एक मुसीबत डाल दी है।
अब ये जो आपने लेटेस्ट खबरें ज़ेलेंस्की के बारे में आ रही हैं कि वो तैयार हो गया क्या कहते हैं सीज़ फायर के लिए, लेकिन शर्त रूस की वही है कि जिन इलाकों पे हमने कब्ज़ा किया है वो हम वापस नहीं करेंगे। जैसे क्रीमिया पे पहले उन्होंने किया था 2014 में, अभी वो कह रहे हैं, अब सुनने में आ रहा है कि ये एक तरफ से ज़ेलेंस्की साहब वेस्ट को बता रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे, जो असला देना था, जहाज़ तो दे दिया F-16, लेकिन पायलट नहीं दिए भी है तो हमें इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आ रही है, लेकिन अब देखना यही है कि इस सारे मामले में रशिया कहाँ स्टैंड करता है और वेस्ट और अमेरिका कहाँ स्टैंड करता है। जी जुल्फ़िकार साहब, अगर ये जो रिपोर्ट है, अगर हम मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि ये दुरुस्त है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ही तशवीशनाक अमर है, चूँकि हम ये सुनते हैं एक दिहाई से कि 5th जनरेशन वॉरफेयर की जानिब दुनिया बढ़ रही है। अब आपको ये जो मिलिट्री एक्शंस हैं ये करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में बहुत सी जगह तो अभी भी वो सिलसिले हैं, और ऐसा नहीं है कि आपने खुद देखा कि क्या गाज़ा में क्या है, क्या हो रहा है। और इस वक्त इस शाम में आप देखें कि उनके जो पोजीशन वो हैं, वो जो उसके साथ थे दाइश के साथ, उन तंजीमों के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन थी, दोबारा से उन्होंने सर उठा लिया और एक हिस्सा उन्होंने कब्जा कर लिया। तो अभी भी 5th जनरेशन वार अपनी जगह, लेकिन जो आपके कन्वेंशनल जो वार हैं उसके लिए तो आपको ज़रूरत होता है असला, गोला बारूद और ये तमाम चीज़ों की। और रशिया का, और आप देख लें आज उसी की बुनियाद पर उन्होंने सारा कुछ जो है दोनों ने एक दूसरे को टेस्ट कर लिया। और अभी इत्तेशाम साहब बता रहे थे कि जो वादे उनके साथ किए थे, बहुत से असला उनको दिया और कहा कि इसकी इजाज़त नहीं है। फिर हम पिछले एक प्रोग्राम में हमने डिस्कस भी शायद किया कि जो हथियार उनको दिए उनको कहा कि अभी आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं, बाद में अपने इस्तेमाल करना है। वहाँ जो बाइडन जो है अभी क्योंकि वो उसका वक्त भी करीब आ रहा है, कोई 20th जनवरी को, तो वो उन्होंने इजाज़त दे दिया कि आप कर सकते हैं जब आपको, तो ये ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ तक रिपोर्ट की बात जो आपने भी की और इत्तेशाम साहब भी कर रहे थे, ठीक है, उसकी कोई वो होगी, उसमें बहुत से पोर्शंस का पार्टली जो है कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि बिल्कुल टोटली ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। अलबत्ता इस रिपोर्ट में खुद अगर आप उसको पढ़ें कि उस रिपोर्ट में एक चीज़ ये भी जाहिर किया गया है, जो रशियन असले, क्योंकि उनका एक्सेस शायद उस तरह नहीं था, और वो खुद भी कहते हैं, रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी जो वो है, जहाँ तक हमें जो कुछ हासिल हुआ उसकी बुनियाद पर हम कह रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो टोटली जो है रशियन असला और उसके जो डेटा है उसके मुतालिक शायद उनकी मुबलगा आराई भी हो या कम ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर आप ये देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो कंपनीज़ हैं उसकी आप देखें रिकॉर्ड, उसका जितना उसने जो उनकी जो कंपनीज़ हैं कि गालिबन क्या शायद कोई कुछ 41 कंपनीज़ को देखें, वो शेयर अगर आप देखें 60% तो गालिबन उनका वो शेयर बन जाता है। फिर मिडल ईस्ट है, और तुर्किया ने जिस तरह एडवांस किया, और ख़ासकर उसका जो ड्रोन है उसका ख़रीदा उन्होंने, यूक्रेन ने ख़रीदा, उस पर भी उन्होंने काफ़ी, तो बाकी यूरोपियन कंपनीज इतनी ज़्यादा वो नहीं। तो ये कमिंग बैक तो क्या आपका उसके कि ये ज़रूरत पड़ेगी, और अभी वक्त है। 5th जनरेशन वार जो है वो अपने वक्त पर और अपने टाइम पर वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जंग जब तक ये ना हो तो आपकी 5th जनरेशन वार भी बेकार जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में कितनी सिग्निफिकेंस इस रिपोर्ट की, और कितना अलार्मिंग है अगर ये रिपोर्ट में जो कंटेंट है, जो बताया जा रहा है कि सारे मामलात हैं? देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो 1966 में कायम हुआ, और उसका हेड ऑफिस जो है वो आपका स्टॉकहोम में है और स्वीडन में मौजूद है। अच्छा, इस इदारे की अहमियत ये है कि दुनिया के अहम तरीन जो हुकूमतें हैं, यूएनओ है, और जो आपके पॉलिसी साज इदारे हैं दुनिया के, अगर आप रिसर्च करें तो आप देखें कि इनकी रिपोर्ट्स को अहमियत देते हैं, और उस रिपोर्ट्स के ऊपर कई ऐसे फैसले हुए हैं। अब आइए कि रशिया के हवाले से जो है इसमें दिया, बिल्कुल एहतशाम साहब का ये कहना बिल्कुल बजा है। मैं अपने तौर पे समझता हूँ, जिस तरह उन्होंने एक जुमला कहा कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है चीज़ों में कि इदारे जो हैं, चाहे यूएनओ हो, चाहे आपके सलामती कौंसल्स हो, चाहे कोई और इदारा हो, सब इन्फ्लुएंस हो जाता है।
तो यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। उसकी वजह यह है कि मैं एक चीज़ अभी देख रहा था कि रूस ने जो यूक्रेन जंग में है उसका दिफाई बजट 100 बिलियन 224 का मैं बता रहा हूँ, 120 बिलियन डॉलर है, ठीक है जी। और जबकि वो इस वक्त यूक्रेन के साथ एक जंग में शामिल है। अच्छा, तकलीफ क्या है इनको? तकलीफ ये है क्योंकि मगरबी पाबंदियों और तजारती रुकावटों के बावजूद रूस जो है अपने फौजी साजो सामान में जदीद कारी ला रहा है, हथियारों की तैयारी में तोसी कर रहा है, हथियार की पैदावार बढ़ाई जा रही है। अच्छा ठीक है, दुनिया में इस वक्त दुनिया में यूक्रेन और इसके रूस के जंग के साथ जो मुख्तलिफ असलहे की तरसील हो रही है उसमें तकरीबन 2.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 120 है रूस का आपका 2024 का दिफाई बजट, अमेरिका का 886 बिलियन डॉलर है। आइए अब चाइना का 236 बिलियन डॉलर है। अब रूस किसी भी लिहाज से इन मुल्कों से कम नहीं है। अब आपको एक बहुत अहम बात बता रहा हूं जहां तकलीफ नहीं है और कंपैरिजन करें आप जी। इजराइल का जो दिफाई बजट है वो 161 बिलियन डॉलर है। 161 बिलियन डॉलर, एक छोटा सा मुल्क कोने में पड़ा है जिसकी वैसे ही दिफाई जरूरियात अमेरिका और यूरोपीय यूनियन करता है, वो तो बना रहा है 161 बिलियन डॉलर, ठीक है जी, उसका बजट है। और रशिया जो यूक्रेन जंग में है और जो एक मसलन बड़ा मुल्क है, उसके 120 बिलियन डॉलर के दिफाई बजट पर और जो वो अपनी जंगी टेंशन्स की बुनियाद पर, जो इसको थ्रेट्स है, उसकी बुनियाद पर फौजी साजो सामान को जदीद बनाना, हथियारों की तैयारी में तोसी करना, हथियारों की पैदावार बढ़ा रहा है क्योंकि जाहिर है उसके डिफेंस का मैटर है, वो सामान बेचता भी है और उसको इस वक्त डिफेंस की ज़रूरत भी है, लेकिन उसका 120 बिलियन डॉलर है। भारत का 76 बिलियन डॉलर है जिसको अभी कोई थ्रेट्स नहीं है। मैं और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ लेकिन क्योंकि आपकी टाइम की कमी है, लेकिन तकलीफ ये है क्योंकि मगरबी पाबंदियां हैं, हमारा भी बता दें जो मेरा ख्याल है 5 बिलियन डॉलर है। जी जी तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो 120 बिलियन डॉलर दिफाई बजट रूस है तो उससे तो तकलीफ है, लेकिन अमेरिका है, जो आपके जो है यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं, इसके अलावा आपके इजराइल है, उसमें आपको तकलीफ नज़र नहीं आती। तो मुझे एहतशाम में आपका ये स्टेटमेंट बहुत सॉलिड लगता है कि जी अमेरिका का हर इदारे पर अमल दखल है। हालांकि ये इदारा 1966 में कायम हुआ है और इससे बहुत अहम तरीन यूएनओ भी और पॉलिसीज आज इदारे इससे जो इनकी रिसर्च होती है उसको लेकर अपने इक़दाम करते हैं। इंटरेस्टिंग जी। शाह साहब, योर टेक ऑन इट। देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात को मैं आगे लेके बढ़ता हूँ। उन्होंने हमारे इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। इसमें थोड़ा सा मैं अगर ऐड करना चाहूँ वो ये है कि इस वक्त जैसे कि उन्होंने कहा कि रशिया अपनी जो टेक्नोलॉजी है, स्पेशली वॉर वेपन टेक्नोलॉजी, उसको इम्प्रूव कर रहा है। और मैं उसका गवाह ऐसे हो सकता हूँ कि आप जब ये अफगान वार के बाद हमने देखा स्टिंगर्स जिस तरीके से यूटिलाइज़ किए गए रशिया के ख़िलाफ़, उसके बाद वही स्टिंगर्स आपको चाइनीज़ कंपनीज़ के पास नज़र आए। और यहाँ से बाकायदा अगर याद पड़ता हो तो उस ज़माने में हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे, नाम ले लेता हूँ, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, जब एक स्टिंगर पाकिस्तानी एरिया के अंदर गिरा तो वो बिल्कुल असली हालत में चाइनीज़ को हैंड ओवर किया गया। दिस वॉज अ ह्यूज स्टोरी। और उस पर उनको मेरे ख्याल में सर्विस से जो है वो सस्पेंड भी किया गया, उनको हटाया भी गया। आप यकीन कीजिएगा कि इस वक्त जो अमेरिकन असला है, बेशक अमेरिकन बड़ा एडवांस असला यूज़ कर रहे हैं बड़े पैमाने पर जंगी लिहाज से भी, लेकिन वो तमाम टेक्नोलॉजी जो कि अफगान वार के दौरान इस्तेमाल हुई है वो सारी अब रेप्लिकेट हो रही है। इवन अपाची हेलीकॉप्टर्स पूरे के पूरे यहाँ कंटेनर्स के अंदर बाकायदा बरामद किए गए और आई वाज द विटनेस, मैंने खुद उसको रिपोर्ट किया। पूरा एक हेली जो है आप 2 कंटेनर्स के अंदर जब शिफ्ट किया जा रहा था उसको यहाँ पे जो है वो बाकायदा मिलिटेंट्स ने उसको जो है वो ले गए और बाकायदा वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने रिकवर किया।
बाद में उस पर बड़ी रेदें भी हुई। इस तरह आपके जो कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर्स थे, आपके इवन जो लेटेस्ट आपके गैजेट्स थे, स्नाइपर गन्स थी, वो तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे एक्सपोज हुई। और अब मेरे ख्याल में अमेरिकन को काउंटर करने के लिए जो रशियन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अपनी टेक्नोलॉजी को उन्होंने मॉडिफाई किया, रीमॉडिफाई किया, और शायद एक वजह उनका जो इस रिपोर्ट का ये भी हो सकती है कि इनडायरेक्टली रशिया को प्रेशराइज किया जाए, क्योंकि अब आगे आप देखेंगे रिपोर्ट गलत है, ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये तो एक अलग बहस होगी। लेकिन इस वक्त आप देखें दुनिया के अंदर जो भी ममालिक असला बना रहे हैं, शायद एक वॉर इकोनॉमीज को पंप कर रहे हैं। इसराइली, जाहिर बात है, उनका बजट इसलिए ज़्यादा है कि वो एक्टिव वॉर में, रशियन आप देखें यूक्रेन के अलावा एक्टिव वॉर में ज़रूर है, लेकिन उसका ज़्यादातर कारोबार इसके अंदर है। बाकी वो एहतशाम साहब ने एज अ जोक कहा कि $5 मिलियन है, वो मेरे ख्याल में जंग के लिए तो बहुत कम है, लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए शायद ये बजट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। मैं ओवरऑल ये कहूँगा, देखिए दुनिया के अंदर इस वक्त जो वॉर इकोनॉमीज़ हैं, अमेरिका है, रशिया है, या जितनी सुपर पावर्स हैं, वो मेरे ख्याल में इसी चीज़ को इस्तेमाल कर रही है अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। रशिया मेरे ख्याल में उसकी इकोनॉमी की रिवाइवल एक बड़ी वजह यहाँ असला है, वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी इंगेज है, वो इंडिया के साथ भी है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर भी जो है वो उसका इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जब से इन रियासतों ने आज़ादी हासिल की है, मेरे ख्याल में एक दूसरे के खिलाफ और आपस में अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए भी उनको तमाम चीज़ की ज़रूरत है। आखिरी जो एक बात हुई मेरे ख्याल में शायद एहतशाम साहब ने की, या कि जी शायद वो इतना इफेक्टिव नहीं है। देखिए इफेक्टिवनेस को आप एक साइड पर रखे, इराक वार के दौरान जब स्कड मिसाइल की बात उठी तो उसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया था सऊदी अरब के अंदर। बेशक वो इसराइल के अंदर नहीं पहुंच सके, दूसरे टारगेट्स को हिट नहीं कर सके, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दमाम में और जो रियाद वगैरह के टारगेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहे। तो हम ये नहीं कह सकते जी। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए ये एक जो आपकी असले की दौड़ है वो रहेगी। उसकी वजह ये है कि दुनिया के ये ममालिक चाहते हैं कि जंगें होती रहें, और क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा कारोबार है वेपन्स का। वो क्लोजिंग का वक्त हो गया, मैं आपसे माजरत करूंगी, प्रोग्राम हो जाता है। नाजरीन, आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। कल आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।